ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ सतीश कुमार सीकरी जी। सब तो पहले स्वागत करना सतीश जी। राम राम। राम राम नील कमल जी। और सुनाओ की हाल चाल? मैं ठीक ठाक हूँ नील कमल जी, आप बताओ आज आपके हाल चाल कैसे हैं? और जिस तरह मैंने कहा मैं ठीक ठाक हूँ, और ठीक ठाक ईब जो है वेबसाइट भी होगी। वेबसाइट कौन सी होगी? वेबसाइट कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट दो बना दी थी। एक थी असली जो सरकार ने बनाई थी, और दूसरी थी नकली जो ठगों ने बनाई थी। और ठगों ने उस वेबसाइट पे लोगों पे थे क्यूआर कराएगा, और जो अभ्यर्थी थे परीक्षा देने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले, उनसे जो है उन्होंने पैसे हड़प लिए। तो जब इस बात की सूचना मिली विभाग को, उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी, और पंचकुला पुलिस ने जो है इसमें 6 आरोपियों को पकड़े गया है। 4 आरोपी जो है इसमें बाहर के बताया जाए, गोरखपुर के, एक कुरुक्षेत्र का और एक फतेहाबाद का। जो इसका मास्टरमाइंड था, जो इसको वेब को बनाने वाला था, वो गोरखपुर का बताया जाए, वो भी पकड़े गया। एचपीएससी के जो हमारे अध्यक्ष हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने असली वेबसाइट की तरह जो नकली वेबसाइट है उसको डिजाइन करने की बात की भी, हूबहू असली की तरह बना रखी थी उसकी डिजाइनिंग। बस था क्या इसमें कि क्यूआर कोड के माध्यम से वो पैसे लिए करना थे। अरे भी इस समय जो है पुलिस वाले ना का एक सुझाव है भी जब आपने इस तरह से पैसे देने हो तो क्यूआर कोड से और यूपीआई से पैसे जो है वो ना दें। इन्होंने लगभग 77 जो अभ्यर्थी थे उनसे 22,530 रुपये ठग लिए थे। ये भी चोर जो है पंचकुला वाली पुलिस ने पकड़ लिए। आयोग को जब इसकी जानकारी मिली थी तो इस वेबसाइट को जो है गूगल से भी हटा दिया गया है, वेबसाइट वहां से हटा दी है। इसमें डीएसपी है जो पंचकुला के, यही जानकारी है, उनकी अपील भी है भी जो है ना क्यूआर कोड से और यूपीआई से भुगतान न करें। जो गवर्नमेंट.in डोमेन वाली आधिकारिक वेबसाइट है उसी पे आवेदन अप्लाई करें। और अगर कोई इस तरह की नकली काम कर रहा है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। देखो, लोगों के साथ जो नौजवान है उनके भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हमने फीस लेनी थोड़ी सी, वो घर चौड़े हो जाएंगे बैठ कर भी, हमने तो फार्म भर दिया, फार्म का रोल नंबर आने का नहीं क्योंकि नकली वेबसाइट पर गया, तो उनका भविष्य तो हो गया खराब। ये ठग थोड़े से पैसे के लिए किस तरह जो है बेरोजगारों के भविष्य ना दाव पर लगाने लग रहे थे। तो फिलहाल जो है पुलिस ने इनको नीलकमल जी पकड़ लिया। बात इसमें मैं थोड़ी सी और ऐड करूंगा कि सीईटी का आजकल आवेदन चल रहा है। ये मामला भी सीईटी से जुड़ा था। जो वेबसाइट बनाई गई थी, सीईटी का आवेदन चल रहा है, लेकिन इस आवेदन करने में बहुत बड़ी परेशानी जो है युवाओं को सामने आने लग रही। पोर्टल सरल है लेकिन बड़ा कठिन काम हो रहा है इस पर, और पोर्टल जो है वो ठप पड़े। जाति प्रमाण पत्र आपने बनवाना हो, डोमिसाइल बनवाना हो, और आवास योजना जैसी लगभग 300 सेवाएं हैं वो इस पोर्टल पे फिलहाल के लिए ठप पड़ी। और दिक्कत ज्यादा कब आई भी सीटेट के लिए जो जरूरी प्रमाण पत्र हैं वहां बनवाने के लिए बालकों ने, बेरोजगारों ने और हरियाणा के युवाओं ने दिक्कत आने लग रही। पोर्टल चल नहीं रही तो ये दिक्कत बड़ी है। लगभग 6 दिन रह गए फार्म अप्लाई करने के। उस 6 दिन में इन्होंने अपने डोमिसाइल भी बनवाने, दूसरे सर्टिफिकेट बनवाने, जो भी जरूरी कागजात हैं वो बनवाने हैं। 12 जून इसकी लास्ट डेट है, लेकिन सरल पोर्टल है कि परेशान करने लग रहा है। परेशानी है नीलकमल जी युवाओं को, तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की भी जरूरत है। हालांकि सैनी साहब ने कुछ हिदायतें इसमें कह दिया था, कुछ बयान दिया था कि जो है जो सर्टिफिकेट हैं वो चलेंगे पहले वाले, क्योंकि नए सर्टिफिकेट बनाने की इसमें बात आ गई थी। कुछ इस तरह की भी इसमें जानकारी थी नीलकमल जी। आप बताएं। हाँ जी। बिल्कुल। हरियाणा ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 1930 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ QR ਕੋਡ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ CET ਦਾ ਫਾਰਮ, तो इन्होंने भी QR कोड के जरिए पैसे ले ले, बच गए नीलकमल जी, क्योंकि ये जो वेबसाइट बनाई थी फर्जी, इसका जो खुलासा है वो तोड़ी हो गया। और इस वेबसाइट पे 14 लाख जो अभ्यर्थी थे उन्होंने इसको टच करया, देखा, और 14 लाख में थे जो ये आपने बताया कि स्वतंत्र अभ्यर्थी ने तो इसमें पैसे भी दे दिए थे, लगभग 22,530 रुपए की बात है। और HPSC की ओर से ग्रुप C का जब नोटिफिकेशन जारी कराया गया था तभी ठगों ने जो है यह फर्जी वेबसाइट बना दी थी। लगभग 32 लाख लोगों ने तो ओरिजिनल वेबसाइट को चेक किया था उस दिन, और लगभग 14 लाखों ने इसमें किया था। 14 लाख में थे ये 77 जो है इसके गेड़ में आए, फंस गए। तो फिलहाल जो है ये वेबसाइट गूगल से हटा दी गई है। ये बड़ी खुशी की बात है युवाओं के लिए, लेकिन फिर भी जिस तरह आपने कहा भाई जानकार रहिए, सतर्क रहिए, भाई एक वेबसाइट बंद हुई कोई दूसरी ऐसी ना आ जाए, क्योंकि तैयारी हमेशा रहनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो ये तो गल सी टैक्नोलॉजी जिथे जिथे हैगी है उत्थे जिहड़े फिर साइबर ठग साइबर फ्रॉड उन्हां दी भी नज़र हैगी कि पैसे किवें जिहड़े ने वो ऐंठे जा सकदे हैं, किहड़े नवे तरीके अपनाए जा सकदे ने। ते टैक्नोलॉजी दी स्थिति च गल कर लईए स्थिति ते जे स्कैन किसी बीज नूं कीता जावे जां स्कैनिंग करके सारी जानकारी ले ली जावे, क्योंकि अजकल AI दा जमाना हैगा, असीं उधर वध रहे हैं। तो हुण किसानां नूं जिहड़ा हैगा बीज दी जानकारी एक स्कैन दे नाल भी मिलेगी। बहुत बढ़िया बात आपने नीलकमल जी शुरुआत करी। इसमें 2023 में पंजाब ने एक वेबसाइट थी, वेबसाइट नहीं थी, एक पोर्टल था, साथी मोबाइल ऐप की आप बात कर लो, ये 2023 में थी। इसमें बहुत सारे जानकारियों करा थी, लेकिन अब जो जानकारी इसमें ऐड हुई है वो बड़ी कसूती जानकारी है, किसानों को फायदे की जानकारी है। अरीब जो है किसान जो है वो ठगे नहीं जाने के। उससे पहले मैं पूरी डिटेल आपने दूं, एक बात बताऊं, पंजाब में हर साल लगभग 35 लाख क्विंटल जो है गेहूं का बीज प्रयोग करे जावा, मतलब 35 लाख क्विंटल बहुत होता है। 5.7 लाख क्विंटल जो है वो जीरी का हुआ है, धान का, और लगभग 46 लाख क्विंटल जो है आलू का बीज प्रयोग करे जावा। तो जब बीज की इतनी सारी मात्रा प्रयोग करी जावा तो जहां ग्राहक हो वहां ठग भी आ जाए। बिल्कुल बात ये है। तो इसमें हुआ क्या रहा था कि लोग जो है मुनाफा कमाने के चक्कर में किसानों से नकली बीज बेच दिया करा थे, नकली दवाइयां बेच दिया करा थे। अब जो है इस पोर्टल की अगर हम बात करें, इस पोर्टल को जुलाई में पंजाब में जो है लॉन्च कर दिया जाएगा सारे के सारे में। इसका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल जो है लगभग वो सफल मिला। इसमें जो है जो किसान है अब वो फंसने के नहीं, ज्यादा उत्पादन के चक्कर में भाई नीलकमल मेरे द्वारा बैठा, नीलकमल ने कह दिया फलानी दुकान पे बीज लिया है भाई, और इतना उत्पादन हुआ देवा है, गारंटी क्या है इस बात की, हम तो पीछे देखा हमें, और वो कह देगा आगे तो भाई GST लगेगी 5%, 2%, 4%। GST बचाने के चक्कर में हम बिल भी लेंदे, जब बिल नहीं लेंदे ना केस कर पाते और ना उनका हम कुछ कह पाते। अब इस पोर्टल में क्या होएगा, इसमें जो है आपने जिस दुकान पे आप जाओगे, जो आपने बीज की थैली ले ली, उस थैली पे QR कोड होएगा, अपने स्मार्टफोन से उस कोड ने कर लो स्कैन, और स्कैन कर दे ही उस बीज की सारी डिटेल आ जाएगी। यू बीज किस चीज का है, धान का है, जीरी का है, जिस भी चीज का है, और ये किस खेत में पैदा होया, उस खेत का पूरा नक्शा भी आ जाएगा, किसान का नाम आ जाएगा, किस किसान का खेत का बीज है यू। उसके बाद आएगा कि ये किस मंडी में बिका, और उस मंडी से यू किसने खरीदा, किस लैब में जाएगा यू टेस्ट होया, और इसकी प्रमाणिकता क्या है। तो ये सारी की सारी जानकारी अब किसानों ने मिल जाएगी। पंजाब वाले ना नु कह सका भाई ये जो है पंजाब के किसान जो है ठग नहीं जाने के नकली बीज के चक्कर में। ये बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगा ये जो ऐप है
साथी साथी जो पोर्टल है बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगा, क्योंकि लोग बहुत सारे ठगे जाकर कड़ी नकली खाद मिलने लग रहा है, कड़ी नकली बीज मिलने लग रहा है। पीछे आपने देखा होगा कि नकली जो है डीएपी बहुत सारे पकड़े गए, सड़कों पर लोगों ने डीएपी फेंक दिए। लेकिन अब जो है पंजाब में, पंजाब के किसानों ने इस बात का बहुत फायदा मिलने वाला है। बस उनके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, स्मार्टफोन, या वो किसी दूसरे पर चेक करा लो। बीज की जो थैली आप खरीदने लग रहे हैं सारी की सारी जानकारी उसमें आ जाएगी। भाई आप लाइसेंस शुदा से खरीद रहे हो, किस से खरीद रहे हो, मतलब घबराने की जरूरत है नहीं किसान। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नकली बीजां ਦਾ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਕੇਸ ਲੈਬ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ भी पहुंचे ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ इस्तेमाल करेगा। इवनील कमल जी, इसमें ना एक चैन सिस्टम बन गया, चीज कड़ी दर कड़ी जो है आगे से आगे उसमें जुड़ती चलेगी, कहाँ से चीज चली और कहाँ तक वो लास्ट में पहुंची। जब ये चैन सिस्टम नहीं हो रहा था ना, बीज कड़े ते आया, किसने बेचा, किस खेत का है, कोई जानकारी हो ही नहीं करा थी, तो लोग किसान ठगे जाकर ये वह सारा का सारा चैन सिस्टम सब कुछ एक धागे में पिरो रखा और शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी जानकारी आपके फोन पे आ जाएगी, जो ठीक लगा। एक ਤਾਂ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਚੱਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ जो समाज इन्होंने दिता वो समाज ਨੂੰ वापस दे रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀ कर सकते हैं। बिल्कुल आपने नीलकमल जी ठीक और बढ़िया बात यह कही भी, जो कॉरपोरेट है अपनी जिम्मेवारी ने निभावा है, वो अपनी कमाई में से उसका हिस्सा समाज की सेवा में लगावा है। लेकिन जो हम बात करने लग रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, ये है एक सामाजिक बात, ये है नैतिकता की बात और ये है हमारे मूल्यों की बात, हमारे प्यार की बात, हमारे लाडके दुलार की बात मैं ये आपने पानीपत से आपने 2014 में बताया कि मोदी साहब ने शुरुआत करी थी, लेकिन मैं 21 साल पीछे जाऊंगा और 21 साल अगर आप 25 में से 21 निकाल दो तो आप 4 पे चलेगा लगभग। 2004 के आसपास की बात है। 21 साल पहले अमनदीप कौर एक 3-4 दिन की लड़की को, बेटी को इन्होंने जो है सुक्की महंत है किन्नर जिसकी बात करें, सुक्की महंत ने बेनर ने गोद ले लिया। माँ बाप गरीब रहे होंगे तो उन्होंने गोद ले लिया और इसको पूरे लाड दुलारते अपनी बेटी की तरह इस बच्ची को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, जो भी जरूरी चीजें थी, जो जरूरी सुविधाएं थी वो इसको इन्होंने पाल पोस के दी। इसकी इस बेटी की जिंदगी में उन्होंने नए रंग भर दिए, क्योंकि अगर इस तरह से ना होती तो पता नहीं किस तरह से होती। कल अब बात चर्चा में क्यों आई, कल जो है इस अमनदीप कौर की शादी हुई और पूरे रीति रिवाज के साथ फेरे करके इन्होंने अपनी बेटी की तरह इसकी विदाई करी अमनदीप कौर की सुक्की महंत ने। तो इन्होंने जो है एक मिसाल पैदा कर दी कि
ऐसे भी बेटियों को बचाया और पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि पढ़ाने की बात इसलिए आई, बचाने की बात तो आई कि 4-5 दिन की बेटी को गोद में इन्होंने लिया, पालन पोषण कराया, और पढ़ाने की इसलिए आई क्योंकि इन्होंने उसको पढ़ाया भी है, लिखाया भी है, 12वीं तक की शिक्षा इन्होंने इसको दी है, और फिलहाल शादी करवाया का इसको ससुराल में भेज दिया। मतलब कितना बड़ा उदाहरण है। वैसे तो देखो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बेटियों की शादी करावा, उनको दान दहेज दक्षिणा जो भी दिया जावा वो देती हैं, लेकिन जब इस तरह के लोग समाज के लिए सामने आवा तो ये एक चर्चा का विषय जरूर है, उदाहरण जरूर बनते हैं। क्योंकि अक्सर जो है ये बहुत सारे ऐसे हैं जो मेहनत करके खाते हैं, लेकिन ये समाज में से मांग का लेकर अपना खुशी में बधाइयाँ लेकर अपना गुजारा करते हैं, और उस गुजारे में से ये जो है इस तरीके से समाज की सेवा भी करना। तो ये सेवा, ये जज्बे को सलाम था, और एक ये मिसाल है समाज के लिए, बेटी बचाने के लिए और बेटी पढ़ाने के लिए। बेटी ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾजिक काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे हैं इस तरह के उदाहरण। किन्नरों की आपने बात शुरू कर दी कि इसमें अभी वो जीरकपुर के पास एक किन्नर है, वो जो है खाना बनाकर और खाना बेचा, अपना उन्होंने स्टॉल बना रखा और उस स्टॉल पे खाना बेचा। मतलब मांगना पसंद ही नहीं है, पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी उनको बुलाती है। हमने भी पहले पीछे एक बार उनका इंटरव्यू किया था। तो बहुत सारे उदाहरण है। आपके याद होगा गीता जयंती पे एक स्टॉल ले रखा था किन्नर ने, और वो जो है उसने कभी मांगा है ही नहीं। वो जो है आम आदमी की तरह ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਤੱਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਊ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਚਾਣੀ ਆ ਉਹੀ पैसे लेके कहते कि काट लो। नीलकमल जी, आजकल जो है पिछले कई सालों से हरियाणा में एक बड़ी दिक्कत हो रही, और वह दिक्कत है वो सूद चोरी की। रात को लोग आवे, वो यूपी से आवे, कहाँ से आवे, वो लोग आते हैं और रात को जो है पशुआना खोल कर और अपने कैंटर में लाद कर ले जाते हैं। कितने ही हरियाणा में से कितने ही घरों में थे, कितने ही परिवारों को ना बाड़े के बाड़े खाली कर दिए, रातों ने चोरी करके ले गए। अब वो चोरी करके लेकर जावा, फिर उन्होंने बॉर्डर तो पार करना हुआ है। वो बॉर्डर कैसे पार करना है, वो बॉर्डर इस तरह से पार करना, इस बात का खुलासा करया गौ रक्षक दल वालों ने। गौ रक्षक दल वाले इस बात की शिकायत दिए करा थे, भाई बॉर्डर पे था गाय के टैंकर कैंटर कह लो, वो जो है पार होकर जावे, भी किस तरह चले जावे। प्रशासन पुलिस उन पर सबूत मांगे करा था, तो उन्होंने सबूत इकट्ठे करने वास्ते मैं खबर पढ़ रहा था, उसकी जिक्र है जो आपने बात की, वीडियो भी है, उसमें स्ट्रिंग कर लिया, पुलिस का साथ स्ट्रिंग कर लिया, और वो जो है मेले में भैंस लेकर गई कैंटर में लाद कर, और जैसे वो भैंस लेकर गए वहाँ पहुंचे, पानीपत पुलिस की बात थी, जो यूपी बॉर्डर की तरफ जाने लगे तो लगभग 2 किलोमीटर पहले ही उन पे ही अवैध वसूली का जो काम है वो शुरू हो गया। वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, पुलिस की जिप्सी थी, उन्होंने उन पे थे 300 रुपये लेकर आगे जो है जाने दिया। टोल पार करने के बाद फिर करी थी डायल 112, जो हमेशा हमारी सेवा में तत्पर है, लेकिन यहाँ डायल 112 ने सेवा अपनी करा ली इनके अनुसार। उन्होंने भी उन पे थे 300 रुपये लिए, और तब जो है गाड़ी को आगे यूपी में एंट्री होने दी।
तो थोड़ा सा आगे फिर चल के एक और गाड़ी थी, उन्होंने कहा फिर पैसे मांगे। ये जो लड़के थे ये कहने लगे भाई, वीडियो बनाते रहे वो साथ साथ, कहने लगे भाई हाथ जोड़े, हमारे पास पीछे नहीं है, हमारे पीछे हो गए खाली, हमने तो अपने डांगरों ने पशुओं ने मेले में लेकर जाना, मेले में जान दे दो। उन्होंने 100 रुपये लेकर 100 रुपये पर गाड़ी लेकर जाने दिए आगे। अब बात नीलकमल जी इसमें ये है भी 100 रुपये लेकर गाड़ी में जाने दे दिए। इस बात की सूचना डीएसपी हेडक्वार्टर को इन छोरों ने गौरक्षक दल वालों ने दी। पुलिस ने कह दिया भाई कोई शिकायत मिलेगी तो हम इस पर कार्रवाई भी करेंगे। भाई पहली बात तो ये है कि वीडियो बन गई, और वो शिकायत तो पहले भी देकर आई होंगे भी ऐसे करके होने लग रहा है। बात अब मैं ये कहना चाह रहा इसमें भी जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, गांव में चोरी ना हुआ, हमारा पशुधन बचा रहा, लाख लाख रुपए की भैंस हुआ, आजकल आप अपनी भैंस ना बाहर नहीं बांध सकते, ताले को भीतर रखनी पड़ा। क्यों रखनी पड़ा? क्योंकि वो जो है बॉर्डर पार करता। अब जब हमारे ही आदमी, हमारे ही पुलिस वाले बॉर्डर पार कराएंगे तो दूसरों से हम क्या उम्मीद करेंगे? थोड़े से पैसे के लालच में हम जो है अपना और अपनों का नुकसान करने लग रहे। तो इस बात का खुलासा इन्होंने स्ट्रिंग ऑपरेशन करके कराया। इस बात की कितनी सत्यता है ये सारी की सारी जो है नीलकमल जांच हो जाएगी और सामने आ जाएगा। अगर ये सच है तो इन पुलिस वालों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल जी, ये पशु लेके जा रहे थे बेशक, जिਵੇਂ मैं हाँ एक नीलकमल जी एक और जिक्र था मैं कर दूं, आपने सुने होगा भाई जोड़ी का सांप बड़ी तोड़ी बना था पुलिस वाले, ये बात कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग सुनाया करता है जोड़ी का सांप बन जाता है, उसमें पुलिस का जिक्र करता है। इन्होंने कहा भाई भैंस से गाय बनने में देर लगने की और सारी उम्र जो है केस भुगतते रहोगे। इस तरह की बात जो है ये आई एक मीडिया हाउस की जो खबर थी, मैं उसने पढ़ने लगा था, उसमें ये बड़े विस्तार से इसकी डिटेल जो है वो लिखी हुई थी। बिल्कुल सी जी, जे कहिए तो पशु सीगा, पर कई बार जे इस तरह की गल हैगी तो की पता आ पैसे लैके दूसरे ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। हाँ गाय की बात है, दूसरे मतलब ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ आरोप तो यही था उन पे भी गाय को जाने देते हैं, स्ट्रिंग उन्होंने कराया अपना भैंस ले जाने से जी। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਨਫਰਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ, ਕਨਫਰਮ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ मीटर लगणगे। ਪਹਿਲਾਂ रिचार्ज करवाओगे फिर बिजली सप्लाई ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगी। खट्टर साहब का प्लान है ये, पीछे भी वो जब मुख्यमंत्री थे इस बात का उनका सपना था भी ऐसा करेंगे। अरे वो बिजली मंत्री केंद्र सरकार में, बिल्कुल ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ की जाएगी। वो उसका नीलकमल नहीं हुआ ना, अगर सीधे सीधे आप लोगों के घर लाने जाओगे तो लोग लगन नहीं देने के बात का विरोध हो जाएगा। विरोध से बचने के लिए बहुत पुरानी बात है, हमने इस बात पर एक चर्चा करी थी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट है, पहले उनमें लगेगा, कर्मचारियों का लगेगा। कर्मचारी बेचारा बोल नहीं सकता, सरकार का कैसे बोलेगा, उनके घर लगेगा, फिर आएगी यह बात पब्लिक में। तो समय के साथ साथ हर चीज अच्छी लगा, ਇਸੇ तो अब की टेक्नोलॉजी है। शुरुआत ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹੀਏ। ਬਈ ਘਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਘਰ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਈਟੀਓ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ KYC ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। इस मंदिर कमल जी एक बात तो जरूर हैगी, अक्सर हम ना खबरां पढ़ने ना मिले करा थी भाई बिजली वाले ना थाने का मीटर काट दिया, थाने का मीटर काट दिया, थाने वाले ने उसको रोक लिया, चलान काट दिया सड़क पर। इनकी बात हो जाएगी, लेकिन ईब तो प्रीपेड सौदा है सारा, अपना वो बिल पहले भरेंगे, नहीं भरेंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। बहुत सारी चीजें सुधार में भी आई चीजें। ये तो गल हैगी आ उन्हां दी कि चलान कटता, मीटर कटता ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ, ਜੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਗਾਮ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। KYC ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PDS ਦੇ ਤਹਿਤ KYC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ KYC ਕਰਵਾਉਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ KYC ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ KYC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ KYC ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ KYC ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ KYC ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਭੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।